बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लास 9 की मैथ की जो न्यू बुक है इसको स्टार्ट किया हुआ था और इसका यूनिट नंबर 1 जो उनसे है जिसका नेम है रियल नंबर्स, इसको स्टार्ट किया हुआ था और इसकी आज एक्सरसाइज 1.3 जो उनसी है इसको सॉल्व करेंगे। इसके कंप्लीट क्वेश्चन जो उनसे है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो उनसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, फार्मूला जो आते जाएंगे तब मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसको सॉल्व करने से पहले ये आप नोट करेंगे अगर, तो ये क्वेश्चन जो उनसे है ना स्टेटमेंट्स वाले हैं। तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो उनसे हैं असल में ये एप्लीकेशंस हैं रियल नंबर्स की। तो ये पहले देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, कि रियल नंबर्स की जो उनसी एप्लीकेशंस है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ का इस्तेमाल होती है वो देख लेते हैं। रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, that is probably one of the main reason we learn how to count, add and subtract from a very young age। कह रहा है कि रियल नंबर का ना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी रियल नंबर्स की मदद से हम काउंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को जमा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं छोटी सी उम्र में। तो ये है रियल नंबर आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, के रियल नंबर जो उनसे है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिसन्स में, हेल्थ में, इन्वायरमेंटल साइंस में। ये सारे जोन से आपने रीड कर लेने हैं कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा कि रियल नंबर कहाँ पर यूज़ होते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 1, आपने ध्यान से समझना है। ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। वो कह रहा है 3 कंसेक्टिव इंटीजर जोन से हैं उनको सम करे, अगर जमा करे तो मेरा आंसर 42 आता है। वो 3 इंटीजर कौन से हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होते हैं। ये समझ ले कंसेक्टिव इंटीजर वो होते हैं जो एक तरतीब से है, जैसे कि ये मैं लिखूँ ना 1 2 3, ये कंसेक्टिव इंटीजर है। इंटीजर्स तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन कंसेक्टिव वो होते हैं जो लगातार हैं, साथ साथ है। जैसे कि मैं लिखूँ 9 10 11, जो एक तरतीब से आएंगे तीनों वो कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स होंगे। वो कह रहा है कोई भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लो, उनको जब आपस में तुम जमा करोगे ना तो उसका आंसर आएगा 42। वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं वो बताने हैं। तो इसका सोल्यूशन जौन सा वो स्टार्ट करते हैं। मैं जौन सा है लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जौन सा फर्स्ट इंटीजर है ना वो एक्स है। इसके बाद सेकंड वाला जौन सा इंटीजर है, यहाँ इंटीजर की बजाय मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर भी इंटीजर का वर्ड आएगा, वो मैं कह देता हूँ x+1। और जो मेरे पास थर्ड वाला इंटीजर आएगा ना वो होगा x+2। यहाँ पर मैंने x+1 x+2 क्यों रखे हैं? कंसेक्टिव इंटीजर्स की वजह से। अब x की जगह अगर मैं 1 पुट करूँगा ना तो x की जगह आ जाएगा 1, यहाँ पे 1+1 वो आ जाएगा 2, 1+2 तो वो आ जाएगा 3। इसलिए मैंने ये लिए हैं x+1 और x+2। अब स्टेटमेंट क्या है कि इनका सम जो सा है वो 42 है। तो यहाँ मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, के सवाल के मुताबिक इनका सम जो सा है x, फिर x+1 प्लस x+2 वो इक्वल आएगा 42 के। ये उसकी स्टेटमेंट है। अब x x और ये x, तो ये आ जाएगा 3x, 1+2 तो वो आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 42। ये प्लस का 3 है इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा नेगेटिव में। 3x इज़ इक्वल टू 42 - 3, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 39। ये देखिए 42 में से जब 3 मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 39। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3। तो x मेरे पास आ जाएगा 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, x आ जाएगा मेरे पास 13। ये मेरे पास आया है फर्स्ट इंटीजर। अब सेकंड जौन सा है वो मैं देखूंगा और फिर जो थर्ड वाला जौन सा है वो देखूंगा। सेकंड मेरे पास क्या था? सेकंड था x+1। तो यहाँ मैं लिखूंगा सेकंड जौन सा है वो है x+1। x की जगह जौन सी वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट करूँगा 13+1, तो वो आ जाएगा
14 और थर्ड जोन सा है वो क्या था x+2। तो मैं लिखूँगा थर्ड वाला जोन सा है x+2। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 13+2, तो वो आ जाएगा 15। तो मेरे पास कौन से 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आए हैं, 13, 14 और 15। इनको जब आपस में मैं जमा करूँगा तो मेरे पास आएगा 42। यही इसका आंसर है, उसने यही पूछा था। तो मैं लिखूँगा 13, 14 एंड 50 आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 42। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। की जो डायग्राम दी हुई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जोन से है वो 90 डिग्री का हो। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, के ए से लेकर सी तक जोन सी ये लेंथ है ना वो दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कि ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है ना वो ये दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है ए बी की, यानी कि मैंने यहाँ से लेकर ये लेंथ फाइंड करनी है यहाँ तक। इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, a² √3 + b²√5 वेयर ए बी आर इंटीजर। ए बी जोन से वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन जोन से वो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास गिवन क्या है, ए सी इसके इक्वल है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए सी ये मेरे पास गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर। फिर एरिया जोन से वो भी गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एरिया जोन से वो है मेरे पास 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड मैंने क्या करना है, फाइंड मैंने करना है ए बी जोन से वो फाइंड करना है इस फॉर्म में हो। अब नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ कि वी नो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये जो फार्मूला है इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एरिया जोन से वो गिवन है, एरिया है 1 + √15, तो इस एरिया की जगह मैं लिख दूँगा 1 + √15। ये जो एरिया है ना इसकी जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी है, इज़ इक्वल टू 1/2। वैसे ही बेस, अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस है ये वाली साइड ए सी। ए सी क्या है, √3 + √5 ये लिखा हुआ है। बेस की जगह मैं लिख दूंगा √3 + √5। वैसे ही मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है, हाइट ये है जो मैंने फाइंड करनी है ए बी, तो हाइट की जगह मैं लिख दूंगा ए बी। अब 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 + √15 वैसे ही इज़ इक्वल टू √3 + √5 वैसे ही मल्टीप्लाई ए बी। लेंथ वैसे ही फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, क्योंकि मैंने ए बी फाइंड करना है वो वैसे ही ला जाएगा, इसलिए मैं इधर आके डिवाइड कर लेता हूँ। 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5 इक्वल है ए बी जो मैंने फाइंड करना है। अब 1.2 में सीखा था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2। वैसे ही सारा क्वेश्चन जो है वो वैसे ही आ जाएगा √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा √3 - √5 डिवाइडेड बाय √3 - √5 इक्वल। मैं इस तरफ ले आता हूँ इक्वल ए बी की लेंथ ये जोन सी है साइड में, इस तरफ मैंने लिख लिया, कोई इसके चेंजिंग नहीं होती। तो ये 2 जोन से वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 + √15 वैसे ही, और ब्रैकेट में √3 - √5 वैसे ही। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये है √3 + √5 √3 - √5, यानी कि a + b और ये a - b। तो वो फार्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर जो सी ये वाली वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि 1 को पहले मैं इन दोनों से इससे भी और जो नेक्स्ट वाली इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, और 2 जो से वो वैसे ही आ जाएगा। ये मैं लिखता हूँ 2 वैसे ही।
अब 1 को जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं स्क्वायर रूट 3 के साथ तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और 1 को जब मैं स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूँगा वो वैसे ही आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई मैं करने लगा हूँ, प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 के साथ। ये देखिए ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। दोबारा नज़र आ जाए क्लियर, मैं दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 के साथ, और स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करने लगा मैं 5 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में जौन सी है नीचे वाली टर्म वो वैसे ही आ जाएगी। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वो आ जाएगा 3 माइनस 5। तो मैं लिख लेता हूँ 3 माइनस 5। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो 2 वैसे ही, ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट, ये 15 और 3 है, 15 मल्टीप्लाई 3 वो आता है 45, माइनस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 75, ब्रैकेट वैसे ही क्लोज कर दूंगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2। अब ये 2 जोन सा है इससे कैंसिल, और ये नेगेटिव नंबर जोन सा है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 45 है, 45 का ना मैं एलसीएम लेता हूँ 45, ये आ जाएगा 3 1 टाइम 3 1 कैरी होगा 15, और 3 5 टाइम 15, अब 15 है तो 3 5 टाइम 15 और 5 1 के टेबल पे होगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 5, तो 45 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस स्क्वायर रूट 75 है। अब 75 जोन सा है इसका मैं एलसीएम लेता हूँ जो कि 3 के टेबल पे आएगा। 3 2 टाइम 6 1 कैरी होगा 15, तो 3 5 टाइम 15। अब 25 है, 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, तो ये आ जाएगा 3 और 5 का स्केयर, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेगेटिव नंबर जो है वो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस स्केयर रूट 3 माइनस माइनस प्लस स्केयर रूट 5 माइनस प्लस माइनस, और ये देखिए ये 3 का स्केयर है, स्केयर अपने स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 5 का स्केयर नहीं है तो इसका स्केयर रूट जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये वाला स्केयर जो सा है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5। 3 का स्केयर नहीं है तो वो स्केयर रूट के अंदर वैसे ही आ जाएगा। अब ये चीज़ आपने समझनी है, एक ये है स्केयर रूट 3 और एक ये है स्केयर रूट 3 वाला। अब प्लस माइनस वो होता है माइनस, तो मैं 5 में से ये 1 जो है वो नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास बाकी रह जाएगा 4 स्केयर रूट 3 वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ये है स्केयर रूट 5 वाला और स्केयर रूट 5 वाला। ये माइनस प्लस माइनस वो मैं लिख दूंगा माइनस, क्योंकि 3 बार है उसके साथ माइनस है। 3 माइनस 1 तो वो आ जाएगा 2 स्केयर रूट 5। ये है लेंथ मेरे पास ए बी। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं तो उसमें क्वेश्चन में कहा था कि ए स्केयर रूट 3 और बी स्केयर रूट 5 इस फॉर्म में मेरा आंसर आना चाहिए। तो ये देखिए ये इसको मैं अगर लिखूं ए स्केयर रूट 3 प्लस बी स्केयर रूट 5, इस फॉर्म में मेरा ये आंसर आया है। अगर बुक के पीछे आंसर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख लें 4 स्केयर रूट 5 प्लस -2 स्केयर रूट 5, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, चाहे आप यहाँ तक लिखते हैं ये आपका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 3 जोन से है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड ये दी हुई है और दूसरी साइड ये दी हुई है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म, और उस रेक्टेंगल का जौन सा एरिया है वो इस फॉर्म में जौन सा फाइंड करे। अब रेक्टेंगल क्या होती है, ऐसी शेप जिसकी चारों साइड जौन सी हैं वो इक्वल ना हो, लेकिन अपोजिट साइड जौन सी है वो इक्वल हो। जैसे कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो और ये वाली साइड जौन सी है वो इस साइड की इक्वल हो, इसको कहा जाता है रेक्टेंगल। अब उसने ये 2 साइड दी हुई है तो लेट कर लेता हूँ कि ये जो साइड है वो है मेरे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और जौन सी ये वाली साइड है वो है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर मैं अपने से लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जौन सी लेंथ है ना वो इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और जौन सी इसकी चौड़ाई है यानी कि विड्थ वो है मेरे पास 5 माइनस 4 ओवर
स्क्वायर रूट 2। मैंने फाइंड क्या करना है इस रेक्टेंगल का एरिया। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो लेंथ और जो इसकी विड्थ है इसको मैं इसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लेंथ है मेरे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। 18 का जो आंसर है ना वो मैं एलसीएम लेता हूँ। 18 होता है 2, 9 टाइम 18, फिर 3, 3 टाइम 9 और 3, 1 टाइम 3। तो यहाँ पे 2 प्लस 18 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर। ये देखिए 1 और 2 तो 3 का स्केयर मैंने लिख लिया है। 2 प्लस ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, वो 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 1 है, 2 का स्केयर नहीं है तो स्केयर रूट के अंदर 2 जोन से वो वैसे ही आ जाएगा। ये मेरे पास जोन सी है लेंथ आ गई है। अब इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई जोन सी है उसको जोन से मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। इसकी विड्थ है 5 माइनस 4 ओवर स्केयर रूट 2। 5 माइनस 4 ओवर स्केयर रूट 2 ये है इसकी चौड़ाई। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन होती है कि डिनोमिनेटर में जो भी हो उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, और ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब दोबारा अगर क्वेश्चन पढ़ूँ तो वो क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया के कौन सा फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होती है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ क्या है, ये है लेंथ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। और इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ क्या है, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो मैं लिख दूंगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो 2 है पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के, ये 2 जो से है पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 जो से है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम वो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 5 टाइम वो आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2। और 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक ये स्क्वायर रूट 2 है और एक ये स्क्वायर रूट 2 है। फिर इससे नेक्स्ट आ जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस। तो ये जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 15 माइनस 4 तो वो आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो वहाँ पे रह जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, 6 2 टाइम तो वो आ जाएगा 12। अब माइनस प्लस माइनस तो वो आ जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। ये मेरे पास आंसर आया है। उसका क्वेश्चन भी ये था कि इस फॉर्म में हो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 के। तो मेरे पास आंसर जो आया है वो ये है ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म। इस फॉर्म में उसने क्वेश्चन का आंसर मांगा था तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 4 जोन से वो सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड 2 नंबर्स। दो नंबर जोन से वो फाइंड करें हु सम इज 68 के उन दोनों का जोन सा सम है प्लस जोन सा है वो 68 है एंड डिफरेंस इज़ 22। और उन नंबर को जब नेगेटिव करो तो आंसर मेरा 22 आए। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है कि मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं कह देता हूँ एक्स और जो सेकंड नंबर है उसको मैं कह देता हूँ वाई। तो इससे नेक्स्ट लिखूँगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के क्वेश्चन की जौन सी शर्त है उसके मुताबिक ये है हु सम इज़ 28 कि उनको जब मैं आपस में ऐड करूँगा उन दोनों नंबरों को तो मेरे पास आएगा 68। और उनका डिफरेंस जौन से है कि उनको जब मैं नेगेटिव करूँगा एक्स माइनस वाई वो आएगा 22। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और जो दूसरी बनी इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशन बनी है इनको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। कि इन दोनों को मैं आपस में ऐड करने लगा वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68 फर्स्ट वाली इक्वेशन, और सेकेंड वाली है एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22 जब मैं आपस में इनको
ऐड करूँगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स वो होगा 2x, और 68 प्लस 22 तो वो मेरे पास आ जाएगा 90। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो x की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 45। ये मैंने फर्स्ट नंबर x फाइंड कर लिया है। अब इस 45 को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ चाहे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसमें x की जगह क्या आ जाएगा 45, तो मैं लिख दूँगा 45 प्लस वाई वैसी और इक्वल 68 इक्वल 68, ये प्लस 45 उस तरफ जाएगा तो माइनस 45, 68 माइनस 45, तो वाई मेरे पास क्या आएगा, वाई मेरे पास आ जाएगा 23। ये मेरे पास जोन सा है सेकंड वाला नंबर आ गया है, ये फर्स्ट वाला था। ये दो नंबर्स हैं कि इनको मैं आपस में ऐड करूँगा तो 68 आएगा, और इनको जब मैं आपस में नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर जोन से वो 22 आएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2022, कि लाहौर का वेदर जोन सा है 2024 में आमतौर पर गर्म होता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला है। तो बुक में इस जैसे थोड़ी से कॉन्सेप्ट हैं वो देख लें। टेम्परेचर कन्वर्जन्स 1.3.1 दिया हुआ है। तीन किस्म के जोन से है वो टेम्परेचर होते हैं, एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होता है केल्विन स्केल। सिर्फ ये नाम मैंने बताने के लिए आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। केल्विन का जोन सा है ये फार्मूला है, सेल्सियस का ये फार्मूला है और फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला है। आप ये फार्मूला याद रख लेंगे अगर तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फार्मूला जोन सा है वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। उसने कहा हुआ है द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, के टीवी में जोन सा खबरों वाला रिपोर्टर है वो टेम्परेचर के बारे में बताता है एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, कि ज़्यादा टेम्परेचर जोन सा है वो 48 डिग्री सेल्सियस है। तो जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 48 डिग्री। बाय यूजिंग द फार्मूला, वो कह रहा है इस फार्मूले को यूज़ करो और टेम्परेचर जोन से है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करो। नहायत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि मैंने ये जो टेम्परेचर है इसको फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो ये जोन सा है गिवन है, यहाँ पे चाहे मैं लिख दूँगा कि गिवन, तो ये 9/5 वैसे ही डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 48 ये दिया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे इसकी ये वैल्यू लगा दी है प्लस 32 वैसे ही। अब 48 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब 432 डिवाइडेड बाय 5 जब इसको मैं कैलकुलेटर पे करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 86.4 प्लस प्लस क्या है 32, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दूँगा 32। जब इनको मैं आपस में ऐड करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 118.4। ये मैंने टेम्परेचर फाइंड किया है फ़ारेनहाइट पे। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 6 जोन से वो सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स, के सम का मीनिंग होता है जमा करना है, किसकी एज क्या होता है उम्रों को, किसकी उम्रों को जमा करना है, बाप और बेटे की उम्रों को जब आपस में आप जमा करेंगे तो आपके पास आएंगे 72 ईयर्स। तो ये मैंने लेट कर लिया है कि जो फादर की एज है और जो सन की एज है, एज ऑफ सन वो है एक्स और एज ऑफ फादर वो मैंने वायलेट कर लिया है। अब क्या है एज ऑफ फादर एंड सन, सम इनका क्या है 72, तो कंडीशन के लिहाज से एक्स प्लस वाई के बाप की उम्र और बच्चे की उम्र को जब आपस में जमा करेंगे तो मेरे पास 72 ईयर्स आएंगे। इसको मैंने कह दिया हुआ है कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, तो इस लाइन के मुताबिक एज ऑफ सन, अब अगर एक्स है तो 6 साल पहले क्या होगी कि इसकी उम्र में से मैं 6 साल निकाल दूंगा और बिल्कुल वैसे ही फादर की उम्र में से मैं 6 साल जो उनसे हैं वो निकाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा ईयर्स अगो के 6 साल पहले एज ऑफ सन और एज ऑफ फादर वो आ जाएगा y-6। फिर कंडीशन क्या है द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, कि बाप की जौन सी उम्र है वो डबल है किसकी उम्र से, बच्चे की उम्र के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है कि बाप की उम्र क्या है अब y-6, वो मैं लिख दूंगा y-6 इज़ इक्वल टू 2 टाइम, तो मैं लिखूंगा 2 किसकी उम्र के, एज ऑफ सन, उसका जौन सा बच्चा है उसकी उम्र के, वो है x-6। अब ये 2 जौन सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वह मल्टीप्लाई करूंगा इस तरफ y-6, वैसे इस तरफ 2x, और 2 मल्टीप्लाई x और 2 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 12। अब ये -6 था, जब उस तरफ आएगा तो वो होगा +6, y=2x-12 +6, ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, y=2x-6 -12 + 6, तो वो आ जाएगा -6। ये मेरे पास जो y की वैल्यू आई है इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 जौन सी है इसमें। इस यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये देखें x + y है, तो x प्लस, यह आ जाएगा x + y की जगह मैं लिख दूँगा 2x-6 इज़ इक्वल है 72, तो वो आ जाएगा 72। ये -6 है उस तरफ जाएगा, तो वो आ जाएगा +6, 72 + 6, और ये x + 2x 3x, 3x इज़ इक्वल टू 72 + 6, वो आ जाएगा 78। 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 78 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे नेक्स्ट x की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 26। ये देखिए 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 1 कैरी होगा 18, तो 3 6 टाइम 18, वो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 26। ये x की वैल्यू 26 कब आई है, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, और इक्वेशन नंबर 1 जौन सी है वो बाप और बेटे की उम्र है उनके जमा 6 ईयर अगो जौन सा है वो ये है x-6, तो ये जौन सी x-6 है ना, यहाँ पे मैं पुट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 ईयर्स अगो के 6 साल पहले वो है x-6, तो x मेरे पास क्या आया है, x मेरे पास आया है 26, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 26 -6, तो वो आ जाएगा 20। ये चीज़ आपको नहीं समझ आई तो वो देखें, x इक्वल आया है 26, और ये तब आया है जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, लेकिन 6 ईयर अगो जौन सा 6 साल पहले जौन सा है वो ये है x-6, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट करूँगा ताकि मेरे पास 6 साल पहले की जौन सी उम्र है वो आए, और वो मेरे पास आई है 20 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सन एज 6 ईयर अगो, वो है 20 ईयर। मैंने 6 साल पहले की उम्र, उसने कहा था व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जौन सा बच्चे की उम्र फाइंड करे, तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 जौन सा है वो सॉल्व करते हैं। मिरहा सेल्स और टॉय फॉर ₹1520 के मिरहा ने खिलौना इतने में सेल किया है, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जोन से है, इसके लिहाज में बुक से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, तो वो देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिहाज से 1.3 का पार्ट नंबर 2 जोन सा है, यहाँ पे इस पेज पे आना है और आपने ये फार्मूला देखने हैं। ये है एक फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट जोन से इसको सिंपल पी से डिनोट किया जाता है, सेलिंग प्राइस को एस पी से और कॉस्ट प्राइस को सी पी से। और प्रॉफिट को जब परसेंटेज में फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है, प्रॉफिट जोन सा इस फार्मूले का आंसर आएगा वो वाला प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, सी पी का मीनिंग कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये जो सिंबल है ये वाला, ये परसेंटेज का सिंबल है। अब दूसरा ये है लॉस, कि जो सा आपको नुकसान हुआ है वो फाइंड करने के लिए इसका उल्टा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट था, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जो सा नुकसान हुआ उसकी परसेंटेज का जो सा ये फार्मूला है, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे, एग्जाम्पल्स में भी। अब इसका जो क्वेश्चन जो सा वो करते हैं, मिरहा सेल्स और टॉय फॉर ₹1520 के मिरहा ने एक खिलौना जो सा है वो इतने में फरोख्त किया है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। तो वो कितने का खिलौना सेल करे कि उसको 15% जोन सी है वो बचत हो। मुझे लगता है यहाँ पर सेलिंग्स की जगह ना यहाँ पे आएगा वॉट, के मिरहा ने एक खिलौना इतने का ख़रीदा है, अब यहाँ पे है 1520 रुपये में उसने ये खिलौना ख़रीदा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय के खिलौना जोन से है वो कितने का है, तो वो है ₹1520। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस जौन सा है उसको मैं लिख लेता हूँ SP जौन सा है, ये मैंने फाइंड करना है। टू गेट अ 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट जौन सी है वो कितनी हो, मुझे प्रॉफिट हो, मुझे मैं लिख लेता हूँ 15%। अब पहले जौन सा है प्रॉफिट परसेंटेज में मैं ये फाइंड कर लेता हूँ, तो ये 15, वैसे ही परसेंटेज का जब साइन ख़त्म करेंगे तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, और मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है 1520। अब इसको मैं 15 को 100 पे डिवाइड करूँगा, वो मेरे पास आएगा 0.15 मल्टीप्लाई ये 1520। वैसे ही इसको जब मैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे ₹228। तो मुझे जो प्रॉफिट है वो इतने की होगी जब मैं सेल करूँगा। अब मैं सेलिंग प्राइस जौन सी है कितने का सेल करूँगा वो फाइंड करूँगा, तो उसका फार्मूला जौन सा है ये देखिए अभी लिखा हुआ है, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि P इक्वल है SP माइनस CP। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे P प्रॉफिट इज इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरे पास कितनी है वो ये लिखी हुई है 228, अभी मैंने ये फाइंड किया ना, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 228 रुपीज़ इज़ इक्वल टू SP, यानी कि सेलिंग प्राइस वो तो मैंने फाइंड करनी है, तो मैं लिख लेता हूँ वैसे ही SP माइनस कॉस्ट प्राइस के मैंने कितने का खिलौना ख़रीदा है वो है 1520, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ₹1520। अब ये नेगेटिव हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा ₹228 प्लस ₹1520 इज़ इक्वल टू SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। जब इनको मैं आपस में ऐड करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगी अमाउंट ₹1748 इज़ इक्वल टू SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो ये मेरे पास आंसर है कि 15% प्रॉफिट में जब मैं सेल करूँगा तो मेरा खिलौना जौन सा है वो इतने का सेल होगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जौन से इसका क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000, कि तैयब की जौन सी सालाना आमदन है ना वो 9,60,000 है। वेल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। अब ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये क्या होती है, ऐसी अमाउंट यानी कि वो रकम जिस पर माफ़ी हो, जिस पर आपने टैक्स जोन से है वो अदा नहीं करना। हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स जोन से है वो लगेगा, वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। स्टेटमेंट समझे, वो कह रहा है तैयब की सालाना आमदनी इतनी है और इतनी अमाउंट पर उसने टैक्स अदा नहीं करना, बाकी जो अमाउंट बचेगी उसका उतने इतने परसेंट के लिहाज से टैक्स देना है। कितनी अमाउंट वो टैक्स देगा वो रकम फाइंड करनी है। निहायत आसान क्वेश्चन है ये, देखें एनुअल इनकम कितनी है, एनुअल इनकम 9,60,000 वो मैंने लिख ली है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कि कितनी अमाउंट जो सी जिस पर टैक्स अदा नहीं करना वो है 1,30,000 वो भी मैंने लिख ली है। अब कितनी अमाउंट पर टैक्स देना है और टैक्स का रेट क्या है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि टैक्स रेट वो है मेरे पास 0.75%। अब ये देखें, ये टोटल अमाउंट से जब ये वाली अमाउंट जो सी है वो मैं नेगेटिव करूँगा, बाकी जितनी अमाउंट रह जाएगी ना मैंने उसका टैक्स अदा करना है ना, तो सबसे पहले मैं टोटल अमाउंट में से ये अमाउंट निकालूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमेनिंग अमाउंट, कितनी अमाउंट का मैंने टैक्स देना है, तो टोटल अमाउंट है 9,60,000 माइनस जिसका टैक्स नहीं देना वो है 1,30,000। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी अमाउंट 8,30,000। इस अमाउंट का मैंने टैक्स देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टैक्स अमाउंट, कितनी अमाउंट का मैंने टैक्स देना है वो है 8,00,000, ये है 30,000, तो मैंने लिख लिया है 8,30,000। कितने परसेंट टैक्स रेट ये दिया हुआ है 0.75, तो 0.75 इतने परसेंट में टैक्स देना है इस अमाउंट का। तो परसेंटेज का जो सा साइन है वो मैं ख़त्म करूँगा, ये अमाउंट ऐसी आ जाएगी 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज का साइन ख़त्म करूँगा, तो मैं इसके लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये साइन जोन सा है वो तब ख़त्म होता है जब 100 से डिवाइड किया जाए। तो ये 2 ज़ीरो जोन से हैं, इनसे कैंसिल हो जाएंगे,
बाकी रह जाएगा 8300 मल्टीप्लाई 0.75। इसको कैलकुलेटर पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 6225। इतनी अमाउंट जो उनसी है टैक्स मुझे पे करनी पड़ेगी, जो बाकी मेरे पास अमाउंट रह जाएगी उसके लिए। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। उसका क्वेश्चन है कंपाउंड मार्कअप जो है वो फाइंड करना है इतनी अमाउंट का 1 साल का, और उसका रेट जो है वो है 14%। इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि मेरे पास अमाउंट जो सी है वो टोटल कितनी है, तो वो मैं लिख लेता हूँ ₹3,75,000। 1 ईयर मेरे पास टाइम जो सा है वो कितना है, टाइम का टी जो है वो यहाँ पे कैपिटल कर लूँगा। टाइम कितना है मेरे पास 1 ईयर, तो मैंने लिख लिया है 1 ईयर। अब रेट जो है वो मेरे पास कितना है, रेट वो है 14%। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझिएगा, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन जो से हैं इनको सॉल्व करने का जो फार्मूला है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये वो फार्मूला है, अमाउंट इज़ इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 टी। इसमें पी जो सा है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और टी जो सा है ये होता है टाइम, और ये जो आर होता है ये होता है रेट ऑफ इन्वेस्ट, के जितनी इन्वेस्ट की गई है उसका रेट। इस फार्मूले से ये जो सा क्वेश्चन सॉल्व होना है, लेकिन इससे आपको मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक और मेथड से करवाता हूँ, निहायत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर करना चाहते हैं तो चाहे इसमें कर ले, नहीं तो इसका सिंपल जो सा ये है कि 14% है। 14% का जब साइन ख़त्म किया जाता है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अभी आगे भी किया है, ये परसेंटेज जब का साइन ख़त्म किया तो 100 पे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर मैंने ये 100 पे डिवाइड कर दिया है। कितनी अमाउंट है मेरे पास वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, 3,75,000, वो मैंने अमाउंट लिख ली है। अब ये 2 ज़ीरो इनसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3,750। अब इसको जब मैं कैलकुलेटर से इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52,500। इतनी अमाउंट क्या आएगी, सी एम। तो आपने लिख लेना है कंपाउंड मार्कअप के, कंपाउंड मार्कअप कितनी अमाउंट है 52,500। तो ये है इसका आंसर। तो यहाँ पर 1.3 जौन सी है ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी जौन सी रिव्यू एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।